बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2026 जिसके नॉकआउट मरहले का आगाज़ हो चुका है। फाइनल 32 के बाद अब फाइनल 16 का मरहला जो है वो टीम्स तय कर रही हैं और बड़े बड़े नाम कल के रोज़, कल का जो दिन था वो हर रोज़ वैसे तो ये फुटबॉल फ़ैन के लिए एक नया दिन होता है, कुछ नए सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन कल का दिन जो है जो फुटबॉल नहीं भी रेगुलर फॉलो करते हैं उनके लिए भी बड़ा मजे का दिन था कि जिसमें हमने देखा कि दो मैचेस जो हैं वो गालिबन पेनल्टी शूटआउट्स में फाइनल हुआ उनका, जिसमें मराकेश ने पेनल्टी शूटआउट पर नीदरलैंड को शिकस्त दी, ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से वैसे शिकस्त दे दी। उसके बाद हमने देखा कि पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी और इस तरह के मैचेस, ये 3 मैचेस कल टोटल हुए हैं और आज के रोज़ भी 3 मैचेस ही खेले जाने हैं। कौन सी टीम तगड़ी होगी, क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, अगर लीग मरहले की बात करें, सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, सर किसको बड़ा मैच कल का कहेंगे, मोरक्को और नीदरलैंड या फिर जर्मनी और पैराग्वे? वैसे तो ब्राज़ील और जापान का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था, आखिर किस तरह से इसको हम जस्टिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे? अप टू यू। देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग की अगर बात करें तो वो जाहिर है कि नीदरलैंड्स और मोरक्को का ही मैच था। और कल जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे थे तो हमने सब ज़्यादा जो बात की थी वो इसी मैच के बारे में की थी कि इसकी जो हाइप इस वक्त बनी हुई है वो मेरा ख्याल है कि जो जिस किस्म का वो मैच हुआ है और जो उसका नतीजा आया है उसके बाद मतलब सुबह सुबह आज यूँ लग रहा था कि जैसे एक सही मानों में गुड मॉर्निंग हुई है कि मोरक्को की टीम ने जो है वो नीदरलैंड को शिकस्त दी है। मैं अगर 1 बाय 1 पहले जापान के मैच से और फिर जर्मनी के मैच पर फिर नीदरलैंड के मैच पर आऊँ तो कल जो ब्राज़ील और जापान का मैच था उस पे भी मतलब एक्सपेक्टेड तो यही था कि जापान की टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया भी, पहले हाफ में उन्हें जो बढ़तरी हासिल की, दूसरे हाफ में ब्राज़ील की टीम 2 गोल स्कोर करने में कामयाब हुई और ब्राज़ील इवेंचुअली उस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। ब्राज़ील फेवरेट था। ब्राज़ील जो है वो यानी ब्राज़ील के बगैर फीफा वर्ल्ड कप का तस्वुर शायद थोड़ा सा मुश्किल है। जिस किस्म की उनकी हिस्ट्री है, जिस किस्म की लेगेसी है, वाहिद टीम है जिसने तमाम वर्ल्ड कप इवेंट्स में शिरकत की है और 5 वर्ल्ड कप जो है वो जीत भी चुके हैं। तो ब्राज़ील फेवरेट तो इस मैच में था, लेकिन जिस किस्म के डिफेंस का मुजाहरा कल जापान ने किया है और जिस तरह की मतलब जब उनके पास बॉल पोजेशन होता था तो जिस किस्म के पैटर्न में वो पासिंग करते थे, जिस किस्म की फ्लुएंसी उनकी पासिंग में है, खास तौर पर पहले हाफ में। दूसरे हाफ में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा एडवांटेज उन्होंने इस बात का भी लिया ब्राज़ील ने कि जो एरियल एबिलिटी है ब्राज़ील की टीम की वो ज़रा बेहतर रही जापान के मुकाबले में अगर हम देखें, और हाइट का भी उन्होंने ठीक इस्तेमाल किया। पहला गोल जो है वो कैसेमिरो ने हेडर पर स्कोर किया, उसके बाद एक डिफेंसिव मिस्टेक हुई स्टॉपेज टाइम में जाकर जिसको कैपिटलाइज किया, जिसका फ़ायदा उठाया ब्राज़ील ने। और बड़ी टीमों की ये खसूसियत होती है कि जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब कोई टीम गलती करती है उनके अगेंस्ट तो वो उसको फ़ौरन पनिश करते हैं। और एक बहुत शानदार असिस्ट जो है ब्रूनो गिमारेश ने की मार्टिनेली को और उन्होंने जो है वो वहाँ पर मैच फिनिश कर दिया। तो ये लेकिन एक अच्छा मैच था जिस पर शायकीन जो है वो आखिरी लम्हे तक जो है वो मैच के नतीजे का इंतजार करते रहे। बल्कि मेरा तो उस वक्त ये दिल करा था कि ये मैच ड्रॉ हो और ये भी पेनल्टीज की तरफ जाए ताकि ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है बरकरार है। बहरहाल जापान की टीम ने अच्छा मुकाबला किया। जापान ने ग्रुप स्टेज में भी बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई और ब्राज़ील जैसी जाइंट टीम के अगेंस्ट बिल्कुल मतलब ये एक यूँ नहीं कह सकते हम कि 1 साइड विक्ट्री थी जो कि आमतौर पर राउंड ऑफ 32 में, राउंड ऑफ 16 में देखने को मिलती है। उसके बाद जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो उस मैच से पहले मैं इस बात का इजहार यकीन करना चाहूँगा कि आज आपके सामने बैठ के मुझे थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस हो रहा है क्योंकि दुनिया में जो है वो 7 अरब के करीब लोग पाए जाते हैं और उनमें से आप वाहिद आदमी थे जिसने कल ये कहा था कि पैराग्वे जो है वो जर्मनी को हरा देगा। और मुझे लगता है कि इस बात का खुद पैराग्वे वालों को भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया के इस मैच में जो है वो क्या होने वाला है। तो जर्मनी की टीम जो 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जर्मनी की टीम वो टीम है जिसने 2014 तक जो है वो डोमिनेट किया है वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल को। जितना क्रूअली डोमिनेट उन्होंने किया है मेरा ख्याल है ब्राज़ील के बाद शायद अगर हम यूरोपियन टीम्स की बात करें तो जर्मनी वन ऑफ द टॉप नेशंस जिसकी वर्ल्ड कप की लेगेसी जो है वो बहुत शानदार है। और जिस तरह से उन्होंने 70s, 80s, 90s और 2000 के एराज के अंदर फुटबॉल को डोमिनेट किया, अब 2014 के बाद ये बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था कि 12 साल के बाद जर्मनी की टीम पहला नॉकआउट मैच खेल रही थी फीफा वर्ल्ड कप का और उस मैच का अंजाम भी जो है वो उनके हरीफ टीम पैराग्वे के हक में निकला है। और उस मैच का फैसला भी जो है वो पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो जोनाथन टा ने एक हेडर पर गोल स्कोर किया लेकिन वो वीआर से ओवरटर्न हो गया। मैं ज़्यादा तौर पर अगर ये समझता हूँ कि वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो क्रूएलिटी का मुजाहरा वीआर ने भी किया। उस गोल को स्टैंड करना चाहिए था क्योंकि जिस पिक्चर को देखकर रेफरी ने फैसला किया है वो को बहुत हैवी या बहुत हैफ्टी किस्म का पुश नहीं था जो उन्होंने गोलकीपर को किया। कभी कभार ये होता है कि जब टेक्नोलॉजी आई है तो वीआर किसी
ऐसे हल्के से पुश को जो सिर्फ ये यूँ कह लीजिए कि हाथ जो छू रहा होता है किसी प्लेयर के साथ, उसको भी वो एक पुश कंसिडर करते हैं, जबकि पुश करने में और किसी के साथ लगने में थोड़ा सा मेरा ख्याल है फर्क है। तो यहाँ पर जर्मनी को डिसएडवांटेज जरूर मिला, लेकिन पैराग्वे का भी पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने मैच को जो है वो पहले उन्हें गोल स्कोर किया, फिर जर्मनी ने उसको इक्वलाइज किया, उन्होंने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक लेकर गए और फिर पेनल्टीज पर लेकर गए, और पेनल्टीज में फिर उन्होंने इवेंचुअली उस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो मैच था, मेरा ख्याल है तमाम दुनिया की नजरें थी तो उसी मैच के ऊपर। फीफा नंबर 7, फीफा नंबर 8, मोरक्को और नेदरलैंड्स की टीम जो है वो आमने सामने थी, और मोरक्को की टीम के बारे में हमने कल यहाँ पर डिस्कशन भी की थी। मैं ये समझता हूँ कि अब तक के जितने मैच इस वर्ल्ड कप में हो चुके हैं, शायद ये कल का मैच था जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला है और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मैच है फॉर सर्टेन रीजंस। उसमें एक तो मोरक्को की अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर है, मोरक्को ने पहले गोल कंसीड किया, फिर मोरक्को ने स्टॉपेज टाइम के अंदर जाकर वो मुकाबला बराबर किया। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो एथलीट होता है उसकी जो चंद बड़े स्किल होते हैं, उनमें से एक स्किल ये होता है कि वो प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। प्रेशर सिचुएशन के अंदर बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आता है, और ईसा डियोप ने जो हेडर लिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत शानदार गोल था। जिस तरह से उन्हें, हालांकि वो सेंटर बैक है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने देखा कि टीम को जो है वो गोल की जरूरत है, तो वो आए, उन्हें हेडर पर गोल स्कोर किया और उस मैच को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में लेकर गए। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी दोनों टीमों, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी एक फेज के ऊपर कोई एक टीम मैच को डोमिनेट करती हो। ये एक बराबर का मुकाबला था जिसमें मुख्तलिफ फेजेस के अंदर मुख्तलिफ फेजेस आए, और हर फेज में कभी नेदरलैंड ने डोमिनेट किया, कभी मोरक्को ने डोमिनेट किया, और फुटबॉल के मैच में आमतौर पर ऐसे ही होता है। मोरक्को की टीम ने जब उस मैच को लेकर पेनल्टीज पर चले गए, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो फेवरेट भी हो गए थे इस मैच में, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी उन्होंने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट पर हराया था, जो फर्स्ट नॉकआउट मैच हुआ था, और इस बार भी वो किसी यूरोपियन लेकिन पेनल्टी शूटआउट में ना दोनों कोशिश करेंगे, तू जीत जा, नहीं कहते नहीं तू जीत जा, दोनों ने एंड तक कोशिश की है कि एक दूसरे को मैच दे दें। जिस तरह के कल पेनल्टी शूटआउट, तो पेनल्टी शूटआउट पे फेवरेट मेरा नहीं ख्याल इनको दिया जा सकता है करार। देखें, पेनल्टी शूटआउट्स पर फेवरेट करार देना किसी भी एक टीम को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोरक्को को हम फेवरेट इसलिए करार दे रहे हैं कि उनके जो बैकग्राउंड है, जो उनका माजी है, इस हवाले से वो बड़ा ताबनाक है, और खासतौर पर जो उनके गोलकीपर है यासीन बोनो, उनकी जो पेनल्टीज रोकने की रेशो है वो बहुत बेहतर है। इस वजह से हम उन्हें जो है वो फेवरेट करार दे रहे थे। लेकिन अशरफ हकीमी जैसा प्लेयर अगर आकर पेनल्टी मिस कर दे और वो भी पोल को मार दे बॉल, तो मेरा ख्याल है कि वो जो फेवरेट वाला टैग है उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं। लेकिन दो मनाजिर ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत थे, उनका तज़किरा मैं यकीन यहाँ पर करना चाहूँगा कि शूट आउट के आगाज़ से कबल जो है वो पूरी टीम हडल में खड़ी हुई, और उन्होंने जो है वो अपने कल्चर के ऊपर, अपनी तहजीब के ऊपर फ़ख्र का एहसास किया, और वहाँ पर उन्हें खड़े होकर एक हडल के अंदर दुआ मांगी उस मैच से कबल, अल्लाह ताला से उन्हें मदद हासिल की। और जो दूसरी पेनल्टी स्कोर हुई है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो अल्लाह ताला की मदद हमें नजर भी आएगी। जो गोलकीपर ने पेनल्टी सेव कर ली थी, लेकिन गोलकीपर पेनल्टी को उस सेव को कंप्लीट करते हुए उनका अपना टो जो है वो बॉल के साथ लगा और वो लाइन को जो है वो क्रॉस कर गया। और फिर उसके बाद जब मैच जीता मोरक्को की टीम ने, तो मोरक्को की टीम ने अमेरिकी स्टेडियम के अंदर जो है वो पूरी टीम ने वहाँ पर सजदा शुक्र अदा किया। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गई, ये इस लिहाज से ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी कल्चर को, किसी भी तहजीब को रिप्रेजेंट करने का ये बहुत बड़ा मौका होता है। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नेशनलिज्म की एक वेव को दुनिया में आई, और उस नेशनलिज्म की वेव को चैनलाइज करने के लिए, उसको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स को मुतारिफ करवाया गया। तो ये स्पोर्ट्स जो है ये एक प्लेटफॉर्म बन गया अपने कल्चरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का। तो ये एक बहुत खूबसूरत मंजर था जो मोरक्को की टीम की जानिब से देखने को मिला। बिल्कुल ठीक है, ये तो कल के 3 मैचेस हो गए, 3 टीमें आगे क्वालिफाई करके 3 टीमें घर चलेगी। आज कौन कौन सी 3 टीमें और तगड़ा मुकाबला किसका होने वाला है वो भी ज़रा बता दें। देखें, 2 ग्रुप विनर जो हैं वो तो वापस आ चुके हैं, नेदरलैंड और जर्मनी की सूरत में। और आज जो मैच खेले जाने हैं वो पहला जो मैच है वो रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आइवरी कोस्ट और नॉर्वे की टीम के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच में फेवरेट तो यकीनन नॉर्वे की टीम है, और नॉर्वे की टीम को डार्क हॉर्स भी कंसिडर किया जा रहा है इस टूर्नामेंट का। इनकी फीफा रैंकिंग 31 है, आइवरी कोस्ट की 33 है। रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। खासतौर पर जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज हैं दोनों टीमों की, उसमें नॉर्वे में अर्लिंग हालैंड का नाम ढका छुपा नहीं है। उनके साथ सॉरलॉथ हैं जो एटलेटिको मैड्रिड की जानिब से अपनी क्लब फुटबॉल खेलते हैं। तो ये 2 नाम ऐसे हैं। मार्टिन ओडेगार्ड उनके साथ हैं मिडफील्ड में, जो आर्सेनल के भी कैप्टन हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नॉर्वे की टीम इस मैच में फेवरेट के तौर पर तो जाएगी। लेकिन आइवरी कोस्ट ने जिस तरह से मुकाबला किया ग्रुप फेज में जर्मनी का, और उसके साथ बाकी जो उन्हें कुरासाओ के अगेंस्ट उन्होंने मैच जीता, और इक्वाडोर के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन बाहर उस मैच को जीतने में कामयाब हुए थे।
तो ये भी कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। खासतौर पर जर्मनी वाला अगर हम मैच देखें तो उसमें आइवरी कोस्ट को 2-3 बहुत ओपन चांस भी मिले, अगर वो चांसेस को कैपिटलाइज करते उनको स्कोर करते तो हो सकता था कि जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती। तो आइवरी कोस्ट के पास भी पोटेंशियल जरूर मौजूद है। डियोमांडे हैं उनकी टीम में एमआर डियालो है उनकी टीम में, फ्रैंक कैसी हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन क्लब्स के अंदर भी खेल चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला इनका भी टक्कर का होगा, लेकिन नॉर्वे की टीम जो है वो इस मैच में फेवरेट के तौर पर जाएगी। उसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाना है वो इस वर्ल्ड कप की हॉट फेवरेट टीम फ्रांस और स्वीडन के माबेन। ये दोनों यूरोपियन टीमें हैं, यूरोपियन जायंट्स हैं। फ्रांस जो है वर्ल्ड नंबर 3 है, स्वीडन वर्ल्ड नंबर 38 है। इसमें मतलब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर स्वीडन ने फ्रांस को हरा दिया तो ये स्पोर्टिंग हिस्ट्री का बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। इतनी ज़्यादा डेप्थ है फ्रांस की टीम में, और फ्रांस की टीम इस वर्ल्ड कप को ऐसे खेल रही है जैसे वो मतलब छोटे बच्चे खेल रहे हैं और बड़े वहां पर आएंगे लाओ हमारी ट्रॉफी हमें दे दो। तो फ्रांस की टीम ने इतना जो है वो डोमिनेट किया है अब तक इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो यहाँ फ्रांस क्लियर फेवरेट है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद मैक्सिको की टीम जो को होस्ट भी हैं इस वर्ल्ड कप के, उनका मुकाबला होगा एक्वाडोर की टीम के साथ जो वर्ल्ड नंबर 23 है, मैक्सिको वर्ल्ड नंबर 14 है। एक्वाडोर जर्मनी को हराकर उन्होंने क्वालिफाई किया है नॉकआउट स्टेजेस के अंदर। मैक्सिको को होस्ट भी हैं और उनको अपने होम में ही ये मैच खेलना है मैक्सिको सिटी में, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज देते हुए मैं इस मैच में भी मैक्सिको की टीम को जो है वो फेवरेट करार दूंगा। तो मैक्सिको और एक्वाडोर के मैच में मैक्सिको जो है वो एज अ फेवरेट जाएगी। अच्छा ठीक है जी, ये तो मैचेस की सूरत हाल होगी और देखते हैं कि इनमें से कौन सी 3 टीम्स जो हैं वो आगे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करते हैं, कौन सी 3 टीम्स घर जाएंगी। अपेरेंटली इसमें ऐसा लग रहा है कि जो एम सही ने टीम्स बताई हैं ये डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगी आज की रात और कल सुबह 6 बजे तक। बहरहाल अब एम सही साहब एक और ये जो ईरान के बाहर होने पे बड़ी बात हो रही है, डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से ईरान अमेरिका सिचुएशन बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कर देखा जाए तो अब ये अल्जीरियन कप्तान ने जो इंकशाफ किया है, जो एक बात कर दी है, इससे जो है वो फीफा फिर से एक दफ़ा उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो आया वाकई आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, थोड़ी बहुत हेरा फेरी हुई है या फिर बनता था उनका जाना? देखिए मैं इसके ऊपर किसी किस्म का वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अगर माजी में लेके जाऊं तो माजी में फीफा के वर्ल्ड कप के ऊपर इस तरह के दाग तो लगे हुए हैं। मैं अगर अल्जीरिया की ही आप बात कर रहे हैं तो अल्जीरिया की टीम को ही 1982 के वर्ल्ड कप में वेस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर मतलब उसको ऑलमोस्ट हम फिक्सिंग का ही नाम देंगे कि उन्होंने मैच फिक्स किया और वो मैच जो है वो वेस्ट जर्मनी की टीम 1-0 से जीती, जिससे अल्जीरिया की टीम जो सेकंड पर थी उसके मैच कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन चूंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक दिन के बाद मैच खेलना था तो उनके सामने पूरा सिनेरियो मौजूद था, उनके सामने पूरा जो नंबर्स थे क्वालिफिकेशन के वो मौजूद थे। तो उस मैच में वेस्ट जर्मनी ने 1-0 से कामयाबी हासिल की और ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों क्वालिफाई कर गई और अल्जीरिया की टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और अल्जीरिया जो है वो पहली अफ्रीकन टीम बन सकती थी जो नॉकआउट में क्वालिफाई कर जाती। लेकिन 1982 के उस मैच में जो स्पेन के शहर खीखॉन में खेला गया था उसको आज भी डिस्ग्रेस ऑफ खीखॉन के नाम से याद रखा जाता है कि वो इतना डिस्ग्रेसफुल मैच था जिसकी वजह से फीफा को फिर ये रूल तब्दील करना पड़ा और उन्होंने फिर ग्रुप के जो आखिरी मैचेस थे वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम के ऊपर करना शुरू किए। जिस मैच की आप बात करें इसमें एक मरतबा फिर ऑस्ट्रिया की टीम इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया जो है वो इस बार मद्दे मुकाबिल थी और इसमें सिनेरियो ये था कि एक तरफ तो ईरान की टीम बाहर हो रही थी, दूसरी तरफ ये था कि जो टीम इस ग्रुप में सेकंड पर आती उस टीम को स्पेन की टीम के खिलाफ मैच खेलना था। और एक लम्हा ऐसा आया कि अल्जीरिया की टीम जो है वो 3-2 अप हो चुकी थी इस मैच में। जब स्टॉपेज टाइम शुरू हुआ 6 मिनट का स्टॉपेज टाइम दिया गया था तो स्टॉपेज टाइम के दूसरे ही मिनट में रियाद माहरेज ने जब गोल किया तो अल्जीरिया की टीम दूसरे नंबर पर आ चुकी थी और कैमरे के ऊपर ऐसे मनाजिर भी देखने को मिले कि अल्जीरिया के ही सपोर्टर जो थे वो इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे थे कि हमें अब स्पेन से खेलना पड़ेगा। तो 4 मिनट के बाद जो है वो ऑस्ट्रिया ने गोल स्कोर किया, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया वो गोल स्कोर ना करता तो ऑस्ट्रिया के बाहर होने का अंदेशा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और ईरान के मैच जो है के पॉइंट जो है बराबर हो गए। यहाँ बात जो हो रही है वो असल में ये हो रही है कि रेफरी ने जो स्टॉपेज टाइम खिलाया है वो जो वक्त तय किया गया था उससे थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने मैच खिलाया, जिसमें ऑस्ट्रिया की टीम जो है वो इस मैच को बराबर करने में कामयाब हुई है। तो मैं इस पर कोई वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। अलबत्ता जो तीसरा गोल कंसीड किया अल्जीरिया ने उसमें बहुत ज्यादा डिफेंसिव लैप से मैं समझता हूँ कि बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया, वो बॉल क्लियर हो सकता था। लेकिन ये एक एनालिस्ट की नजर से हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियत के ऊपर यकीन हम शक नहीं कर सकते। अलबत्ता फीफा का जो टूर्नामेंट है उसके ऊपर माजी में इस तरह के बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारे दाग जो है वो लगे हुए हैं, तो इसको हम मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं। एक बार फिर उन पर गौर करना पड़ेगा कि ये जो हेड टू हेड का फार्मूला वो लेकर आए हैं इस वर्ल्ड कप में गोल डिफरेंस की बजाय, इससे पहले गोल डिफरेंस पर जो है वो फैसला होता था, इस बार हेड टू हेड के बुनियाद पर जो उन्होंने फैसला किया है उसने टीमों को आखिरी राउंड में आकर ये एडवांटेज जरूर दिया है कि उनको ये कैलकुलेट करने में आसानी हुई है कि उन्हें नेक्स्ट राउंड में कौन सा ओपोनेंट मिलेगा और उनके कौन से कैलकुलेशन से कौन सी टीम जो है बाहर हो गई।
लेट्स सी जी, इस वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ भी कंट्रोवर्सीज से हुआ, इसका एंड भी जो है वो कंट्रोवर्सीज की तरफ ही जा रहा है। होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हो कि ये जो है ना अच्छे तरीके से इसका इख्तिताम हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। पूरी दुनिया के लोगों की उम्मीदें अपनी अपनी टीमों से लगी हैं और बहुत सारे डाई हार्ट फैंस हैं फुटबॉल के, उनके दिल टूटेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से सूरत हाल हो। अल्लाह करे कि ये सारा मामला जो है खेल है ना, जो कि तो ये अच्छे तरीके से अपनी एंडिंग की तरफ जाए। होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं जी कल कौन सी 3 टीमें क्वालिफाई करती है, कौन से घर जाती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।